तैयार हो जाइए एक और एक्शन पैक दिन के लिए जहां पर सुस्ती के संकेत हैं दुनिया भर के बाजारों से, लेकिन भारतीय बाजारों में कल के जबरदस्त एक्शन वाले दिन के बाद आज भी रहेगा भरपूर एक्शन, वायदा कारोबार में भी और कैश मार्केट में भी। तो आइए करते हैं उसी की तैयारी। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और जानेंगे अनिल जी के साथ कि जिस तरह कल गैप डाउन के बाद एक अच्छी रिकवरी आई थी, क्या आज भी वैसी आसार दिख रहे हैं और कौन से ट्रिगर्स पर मार्केट रिएक्ट करने वाला है। तो सर बताएं, सबसे पहले आज के लिए अहम ट्रिगर्स आपको क्या दिख रहे हैं। अच्छी खबरों के साथ करते हैं शुरुआत। और पहला ट्रिगर, अच्छा ट्रिगर दीप। लगातार तीसरे दिन मामले कम हुए कोरोना के और 30 अप्रैल को 4 लाख का आंकड़ा देखने के बाद हम अब थोड़े बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। 3,56,000 केस नए आए कल सामने, तो लगातार तीसरे दिन आंकड़ों में कमी आती हुई दिखी है। अब वीकेंड के आसपास जनरली थोड़ी सी टेस्टिंग कम होती है, रिपोर्ट आने में वक्त लगता है, इसलिए एक बार मान सकते हैं, बट फिर भी आंकड़े राहत देने वाले तो हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं। अमेरिका में तेजी हुई है और भरपूर तेजी हुई है, उम्मीद से कहीं बेहतर तेजी होती दिखी है। लगभग 250 अंक चढ़ा है डाउ। हालांकि नैस्डैक में मुनाफा वसूली आई और वहां पर कमजोरी दिखी, लेकिन हमारे लिए संकेत डाउ से ज्यादा है और डाउ में दिखी है मजबूती अच्छी इकोनॉमी के आंकड़ों के दम पर। निफ्टी में आज अदानी पोर्ट्स के नतीजे, तो वायदा कारोबार की 3 कंपनियां अपने नतीजे पेश करेगी, जिसमें ट्रेडर्स फेवरेट आरबीएल बैंक भी है। 2 दिनों में एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में दमदार बिकवाली हुई है, लगभग 6,000 करोड़ के आसपास की। देखते हैं, कल तो इस बिकवाली को हम पचा गए, आज क्या कुछ होता है। तो ये सारे आंकड़े हैं जिन पर भी आपको रखनी है नजर आज के लिए दीप। बिल्कुल सर, तो थोड़े सुस्ती वाले ग्लोबल संकेत जरूर हैं, पर उसके बीच जो आपने कहा अच्छी खबर, उसी से शुरुआत करते हैं सर। कोरोना लगातार तीसरे दिन मामले गिरे हैं, 4 लाख से गिरकर अब करीब 3.5 लाख के करीब मामले हैं। कितना वीकेंड लैग है और साथ ही सर थोड़ा राहत का संकेत माने इसे, क्योंकि महाराष्ट्र में 1 महीने के निचले स्तर पर है, मुंबई में 5 हफ्तों के निचले स्तर पर है, तो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर तो इंप्रूवमेंट हो ही रहा है सर। दीप देखिए, देश भर की तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं चूंकि मुंबई में हूं तो मुंबई की तो कह सकते हैं हम, और आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि सिचुएशन डेफिनेटली बेहतर हुई है। मेडिकल सर्विसेज भी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आसानी से अवेलेबल है, लेकिन मारा मारी नहीं है। अगर आप थोड़ा भी प्रयास करें तो आपको दवाएं भी मिल रही है, ऑक्सीजन भी मिल रही है, हॉस्पिटल में जगह भी मिल रही है। तो मुंबई की सिचुएशन तो बेहतर है, लेकिन जितनी बेहतर सिचुएशन मुंबई की है उतनी महाराष्ट्र की नहीं है, वहां थोड़ी सी मुश्किल है। और जितनी सिचुएशन महाराष्ट्र की बेहतर है, बड़े दिनों बाद 50,000 से कम नए मामले आए महाराष्ट्र में, वो भी राहत की बात है। उतनी बेहतर सिचुएशन देश के दूसरे भागों में नहीं है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि जब मामलों की शुरुआत सबसे पहले मुंबई से हुई और महाराष्ट्र से हुई और उसके बाद पूरे देश भर में मामले फैलते नजर आए, तो अगर इसे एक पॉजिटिव इंडिकेटर के तौर पर देखें तो ये कह सकते हैं कि मामलों की में कमी की शुरुआत भी फिर मुंबई से ही होनी चाहिए, और वो होती दिख रही है, और मुंबई के बाद महाराष्ट्र में, और फिर उम्मीद करें कि यही ट्रेंड पूरे देश भर में आगे देखने को मिले अगले 5-7 दिनों में। जहां तक पूरे देश के आंकड़ों का सवाल है, 3.5 लाख के करीब नए आंकड़े आते हुए दिखे। रिलीफ की बात है, अब वही वाली चीज है कि इसे आप कैसे देखते हैं। एक और जहां आंकड़ों को देखें, रिलीफ तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन टेस्टिंग में थोड़ा वक्त लग रहा है, रिजल्ट आने में वक्त लग रहा है, लेग इफेक्ट है। तो और छोटी जगहों में अब जिस तरह से बड़े मामले आते दिख रहे हैं, वहां तो मेडिकल सुविधाएं और भी कम हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि इस जल्दबाजी में पहुंचने की कि क्या कहीं कोई बिल्कुल अब सब कुछ ठीक हो गया है और यहां से खराब नहीं होगा, ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन फिर भी इसमें कोई डाउट नहीं, पिछले हफ्ते के मुकाबले में इस हफ्ते में सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिख रही है। तो क्या इसके दम पर बाजार को बढ़ना चाहिए? तो मेरा जवाब होगा कि बहुत ज्यादा बाजार इस वक्त कोरोना के आंकड़ों पर पॉजिटिव या नेगेटिव तौर पर रिएक्शन दे नहीं रहा। जब कोरोना के आंकड़े बढ़कर आ रहे थे, पैनिक था, तब भी बाजार कोई खास गिरा नहीं, और जब आंकड़े अब सुधर कर आ रहे हैं तब भी कोई ऐसा एकदम इन आंकड़ों के दम पर भाग जाए वैसा नहीं है। बाजार अपनी वजह से, अपने दम पर, अपने कारणों से ऊपर नीचे रेंज में जो फंसा है, अब इस रेंज से बाहर निकालने के लिए आपको 2-3 ट्रिगर्स की जरूरत है। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत होने चाहिए, कोरोना के आंकड़े थोड़े से आपके कम पड़ जाएं, साथ ही एफआईज की बिकवाली कम हो जाए, थोड़ी खरीदारी में बदल जाए, ये 3 फैक्टर मिल जाए, और साथ में चौथा एक और काम कर जाए रिजल्ट्स का, कि अच्छे रिजल्ट्स आने लगे जो कि थोड़े से ठंडे होते दिखें दिग्गजों के रिजल्ट। ये 3-4 फैक्टर ऐसे मिलकर आपको आ जाए तो 15,000 के ऊपर का एक निर्णायक रूप पर ब्रेकआउट हो जाए, और उसके बाद हम लाइफ टाइम हाई पर मई एंड में या जून में जाने की कोशिश करें। ये एक बढ़िया मिश्रण हो सकता है बाजार के लिए, अगर ये चारों चीजें एक साथ मिलकर एक बढ़िया रेसिपी तेजी
की बना दे, उसमें थोड़ा सा वक्त है। तो अकेले कोरोना के मामले बाजार को नए हाइस पर नहीं ले जा सकते, आपको साथ में कुछ और भी चाहिए, अच्छे ग्लोबल मार्केट्स, एफआईज की खरीदारी और साथ ही अच्छे नतीजे। ये चार चीजें मिले तो आप लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे। अदरवाइज वही है दीप, नीचे 14,200 14,400 की रेंज में आप जब भी आएंगे खरीदारी होती दिखेगी, 14,800 15,000 की रेंज में जब भी आएंगे प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। तो कोरोना के आंकड़े आपका मूड ठीक करने के लिए अच्छा है, गिरावट रोकने के लिए अच्छा है, लेकिन बाजार को भगा दे उतने दमदार नहीं है जी। ओके, तो बाजार को भगा दे उतने दमदार नहीं है, बट डेफिनेटली एक रिलीफ की बात है और आशा करते हैं कि हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ऐसे ही राहत के संकेत आते हुए दिखेंगे आने वाले दिनों में। देखना पड़ेगा किस तरह से संकेत आंकड़ों का मूवमेंट आता है। पर सर, क्योंकि आपने एफआईएस की बात करी, ये तो खरीदारी के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं सर। पिछले 2 दिनों में ही देख लीजिए 6,500 करोड़ की बिकवाली करी है, अप्रैल में दमदार बिकवाली करी थी। चल क्या रहा है सर, एफआईएस की मेंटालिटी क्या है इस समय? दीप देखो, ऐसा है कि मैं तो आदत से मजबूर हूँ और मुझे हर चीज में बहुत मुश्किल से कुछ नेगेटिव नजर आता है, ज्यादातर चीजों में पॉजिटिव ज्यादा नजर आता है। और इसमें इस आंकड़े में भी मुझे तो अच्छा ही दिख रहा है कि भाई वही वाली बात है जो कल हम कह रहे थे कि आप कितना बेचोगे, जितना है उतना ही तो बेचोगे, मतलब एक लिमिट से ज्यादा कहाँ बेच पाओगे। और मुझे फॉर्चुनेटली कल के मुकाबले में आज सिचुएशन ज्यादा बेहतर दिख रही थी। कल आपने नोटिस किया होगा कि हम सीरीज के पहले दिन शुक्रवार को यही बात कर रहे थे कि 78% की लॉन्ग पोजीशन, इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जो 2020 और 2021 में किसी भी सीरीज में इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 78% पे एफआईज ने सीरीज की शुरुआत नहीं की। यानी कि आप जो हाई रेंज है, आमतौर पर एफआईज 80% के ऊपर की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन रखते नहीं है और उसके बाद वो घटाना शुरू करते हैं। एक ही दिन में आपने देखा 78% से घटकर 61% आ गए, बहुत हल्के हो गए। बहुत बढ़िया बात, कल तो अच्छी बात थी कि वो 61 पर आ गए। अब आज और अच्छी बात दी थी कि वहां से भी घटकर 53% पर आ गए और आमतौर पर 48-50% बिल्कुल बेस है। तो यहां से मैं दावे से आपको कह सकता हूं कि एफआईएस की बिकवाली रुकेगी, पहली चीज। दूसरी, उनकी खरीदारी भी आएगी। बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल डरिए मत। अगर आपका मार्केट रेंज में आ जाए 14,200 14,400 की रेंज में, आप 100% निश्चिंत होकर वहां पर खरीदारी कीजिए। आज आए कल आए वो एक अलग बात है, क्योंकि अगर एफआईज इंडेक्स लॉन्ग पर 53% पर आकर बैठ गए हैं तो अब इनके पास बेचने के लिए ज्यादा बचा नहीं। ज्यादा से ज्यादा 4-5% अगर घट भी जाए यहां से, कोई बड़ी बात नहीं। अब बात क्या है कि क्या ये खरीदारी 9-15 पे आ जाएगी या दोपहर में कभी आएगी, 2-2:30 बजे आएगी, ये अंदाज लगाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं डेटा के दम पर आपको ये कह सकता हूं कि आएगी, ये पक्का है। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर रहें कि भले ही एफआईज ने बेचा हो, ठीक है ना, अच्छा है ना, एक साथ 2-3 दिन में बेच दिया। आप वैसे देखो, जितना बेचना बेच दिया भाई। अब अल्टीमेटली एफआईज भी किसी लेवल पे तो रुकेंगे ना, जीरो करके ऐसा कोई भारत छोड़ो आंदोलन तो है नहीं कि सब छोड़ के चले जाना है। तो अल्टीमेटली कहीं न कहीं तो रुकेंगे, हाथ तो रोकेंगे, और वो हाथ रोकने का लेवल आ रहा है जो मुझे एफआईज के डेटा में नजर आ रहा है। दूसरा, मेरा पुट कॉल रेशियो 1.07 पर था कल, आज भी 1.07 पे। मैं ये तो नहीं कहता ओवर सोल्ड हो गया और यहाँ पे सब कुछ बेच बाच के खरीद लेना चाहिए, लेकिन ओवरसोल्ड के नजदीक बहुत है। ऐसे में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए फेवरेबल बहुत नहीं होता अगर आप नीचे के लेवल पर बेचते हैं। और कल का जो कॉल था कि जितना नीचे खुले, इन्हीं 2 डेटा के दम पर था, और नीचे खुला तो वहां से रिकवरी हो गई। अब अगर आज आप फ्लैट खुलते हैं तो एक बार नीचे जा सकते हैं, जाना भी चाहिए और वहां से रिकवरी आनी चाहिए। मजबूत खुलते हैं तो एक बार ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, सेलिंग आएगी, फिर नीचे आप आएंगे। तो आपको रेंज आज अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो इंतजार कीजिए, एक तरफ जाने दीजिए, पहले किस तरफ जाता है उसके कॉन्ट्रा कॉल लेंगे। पहले नीचे आ गया तो नीचे में खरीदारी सोचेंगे, पहले ऊपर आ गया तो बेचकर वापस नीचे में खरीदने का सोचेंगे। ये स्ट्रेटेजी रखिए। तो एफआईज की बिकवाली से बिल्कुल मत डरिए, घबराइए मत। 6,000 करोड़ का बेचा है ना, कोई बात नहीं, बेच दिया, ठीक है। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, कोरोना के आंकड़े पॉजिटिव हो रहे हैं, मार्केट ओवरसोल्ड के आसपास है, पोजीशन हल्की है, किसी भी वक्त उछलेगा, ये ध्यान में रखिए। और इसीलिए जिन लोगों को तेजी करनी वो खैर मनाए, वो प्रार्थना करें कि बाजार आए नीचे, गैप से नीचे खुले। जितना गैप से नीचे खुलेगा उतना जल्दी हम रिकवर होंगे और उतना ज्यादा हम रिकवर होंगे, ये चीज ध्यान में रखिए। तो एफआईज के डेटा मेरे लिए कंफर्टेबल है दीप, मुझे कहीं कोई समस्या नहीं।
बिल्कुल क्लियर है सर। तो एफआईएस के डेटा कंफर्टेबल हैं और अगर गैप मिले, स्पेशली गैप डाउन मिले, तो कल की तरह वापस खरीदारी के मौके आपको ढूंढने हैं। और सर एक बात और, इससे पहले कि आज के संकेत और आज के लेवल्स समझे, निफ्टी बैंक निफ्टी जो कोरिलेशन है कि निफ्टी ज्यादा मजबूत, बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर, वो अभी भी जारी रहेगा ट्रेंड सर? हाँ, है तो सही। इसमें तो कोई डाउट नहीं कि देखिए एक चीज सिंपल है दीप, एक फॉर्मूला बना लीजिए। फॉर्मूला कैसे? गिरावट की लीडरशिप हमेशा बैंक निफ्टी से आएगी जब तक कि कोरोना निकल न जाए। जब तक कोरोना का डर है तब तक बैंक निफ्टी और एनबीएफसी शेयर ये हमेशा गिरने में आगे रहेंगे, क्लियर कट। और ऐसे में निफ्टी आपके लिए ज्यादा बेहतर, और उसका रीजन है सिंपल। देखिए ये स्टॉक्स बैंक्स और एनबीएफसी इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं, करेक्ट। कोरोना बढ़ा हुआ है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होने का, बिजनेस कम होने का जो खतरा रहता है, उस वजह से ये आंकड़े ये दोनों ही इंडेक्स आपके लिए अंडर परफॉर्म करते हैं, ज्यादा चल नहीं पाते। लेकिन निफ्टी में खाली ये दोनों तो है नहीं, है ना। निफ्टी में तो एफएमसीजी भी है, फार्मा भी है, मेटल भी है और सारे हैं, तो वो मजबूत हैं। तो इसलिए निफ्टी के लिए अगर आपको तेजी करनी तो निफ्टी पे फोकस करिए, वहां पर आपके लिए ज्यादा बढ़िया मौका है। निफ्टी में समस्या नहीं तेजी करने में, बैंक निफ्टी में तभी तेजी करनी है जब रिवर्सल के संकेत आए और एक वो शार्प शॉर्ट कवरिंग और शार्प अपस्विंग दिखे। हालांकि कल कुछ कुछ बैंक ने, मसलन एचडीएफसी बैंक, उसने संकेत दिए कि मैं मजबूत होना चाहता हूं, कह रहा है, लेकिन वो खाली एचडीएफसी बैंक भी क्या करेगा, साथ में आपको आईसीआईसीआई बैंक भी तो चाहिए, कोटक भी तो चाहिए, थोड़ा बहुत एसबीआई भी तो चाहिए। तो अभी जो सारे बैंक से सपोर्ट, अब वो भी हो सकता है कि लीडर चलने लगा है एचडीएफसी बैंक, तो लीडर के पीछे जनता भी चलेगी, राजा के पीछे प्रजा भी चलेगी। तो हो सकता है बाकी बैंक भी कोशिश करे, लेकिन मुझे अभी थोड़ा देखना है। तो मैं अभी भी बैंक निफ्टी पर तेजी को लेकर उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं, लेकिन हाँ, पहले एचडीएफसी बैंक, उसके पीछे एक्सिस, आईसीआईसीआई या कोटक चलना शुरू करे तो आप मानिए कि हाँ, बैंक निफ्टी में भी वापस से दम बन सकता है। नहीं तो अपने तेजी करने के लिए निफ्टी है ना, क्यों फालतू में दिमाग लगाना है। तो जहां आपका मूड है वो, और जहां बाजार का डायरेक्शन है, अगर कमजोरी का डायरेक्शन बने तो आप बैंक निफ्टी पे फोकस कीजिए, मजबूती का डायरेक्शन बने तो निफ्टी पर फोकस कीजिए। जी क्लियर है सर। तो वो कोरिलेशन अभी भी रहेगा, निफ्टी पर ज्यादा स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर दिख रहा है। आइए सर फिर समझते हैं आज के संकेतों की आपकी रीडिंग क्या है, कौन से लेवल्स पर आपकी नजर रहेगी सर? देखिए आज के संकेतों में दीप, देखिए ग्लोबल संकेत मैंने पॉजिटिव साइड पर रखे, मुझे कोई समस्या दिखती नहीं, ग्लोबल संकेतों में अच्छे ही हैं, ठीक है, परफेक्ट। एफआईएस के संकेत नेगेटिव साइड पर तो है ही वैसे तो। अब चूंकि कल के डेटा है तो कल के डेटा तो आज आप नेगेटिव मान के ही चलेंगे। उसके बाद घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर है, पॉजिटिव से हल्की न्यूट्रल है, खरीदारी है लेकिन बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है। वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव है, सेंटीमेंट न्यूट्रल, ट्रेंड न्यूट्रल, ये आपके लिए। अब आइए मैं आपको पूरा बता दूं मामला। 14,550 14,600 दिन के लिए सपोर्ट जोन है, पहला वाला। मुझे नहीं लगता ये टूटना चाहिए अभी तक के मूड माहौल के हिसाब से, लेकिन फिर भी सेफर साइड पर 14,425 14,475 कल वाली जो रेंज है वही आपके लिए मजबूत खरीदारी वाली रेंज है। ऊपर में 14,675 14,725 हल्की रुकावट की जगह है, उसके ऊपर 14,775 14,825 वो जगह बनेगी जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आएगी। बैंक निफ्टी 31,900 32,150, ये 250 पॉइंट की रेंज सपोर्ट के तौर पर है, और इसके नीचे 31,725 31,775 मजबूत सपोर्ट है। ये रेंज नहीं टूटना चाहिए, 31,700 31,800 ब्रॉडली, ये बहुत मजबूत सपोर्ट और आखिरी सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो फिर मामला थोड़ा सीरियस हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। तो मेरा ये समझना है कि ये एक ऐसी रेंज है जो होल्ड होनी ही चाहिए। ऊपर में सेम ऐसे ही 32,700 32,800 31, बेसिकली आप ये समझ लें नीचे 31,700 31,800 सपोर्ट है, ऊपर में 32,700 32,800 रुकावट है। ये 1000 पॉइंट में बैंक निफ्टी को आज ट्रेड करना है। इस रेंज में जिस तरफ बाहर निकलेगा एक बड़ा मूव आने की संभावना बनेगी। 32,800 के ऊपर बंद हो गया तो तोड़फोड़ है, 31,700 के नीचे बंद हो गया तो त्राहिमाम है, वैसा वाला हाल है। ये समझ लीजिए कि 31,700 के नीचे बंद होने के बाद वापस आप 30,000 भी आ सकते हैं, और 32,800 के ऊपर बंद होने के बाद वापस आप 34,000 की तरफ भी जा सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। तो बैंक निफ्टी के लिए ये एकदम मेक और ब्रेक 1000 पॉइंट की रेंज है क्लोजिंग बेसिस पर। इसको नोट करके रख लीजिए, याद करके रख लीजिए एकदम से, ये बहुत काम की रेंज है, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी पर आपके लिए ऊपर की रेंज 32,700 32,800 हो गया, उसके ऊपर 33,000 33,175 की रेंज है जहां पर जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। दीप
क्लियर है सर। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए और साथ ही जो 1000 पॉइंट की रेंज है वो अनिल जी ने आपको समझा दिए। दिन के लिहाज से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, छोटी, मीडियम और बड़ी रेंज सर? 14,600 14,725 दिन की स्मॉल डे रेंज है, 14,550 14,775 दिन की मीडियम रेंज है और 14,475 से 14,825 ये दिन की बड़ी रेंज मानकर चलें निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए 32,000 32,725, 31,775 33,000, 31,725 33,175 इस रेंज पर आपको करना है फोकस बैंक निफ्टी पर। एफआईज की तरफ से जो डाटा हम डिस्कस कर ही चुके हैं, लॉन्ग पोजीशन 61% से घटकर 53% आ गई, बहुत अच्छी बात है जी, थैंक यू वेरी मच। जितना बेचना था बेच चुके हैं काफी हद तक। पुट कॉल रेशियो अनचेंज है 1.07 पर, लेकिन ओवरसोल्ड लेवल के आसपास है, तो यहां पर बाजार हल्के है। विक्स 3% बढ़ा है, कल के उतार चढ़ाव को देखते हुए कोई खास चिंता की बात नहीं। दीप क्लियर है सर। तो पीसीआर में कोई बदलाव नहीं है, एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन कम होकर आती हुई दिखी है। बताएं सर फिर एग्जिस्टिंग पोजीशंस पर आज क्या करना चाहिए? स्टॉप लॉस वही दीप कल वाले हैं बेसिकली 14,550 के नीचे रखिए इंट्राडे में स्टॉप लॉस, और क्लोजिंग 14,475 के नीचे बंद होने पर ही आपको चिंता करनी है निफ्टी में। अगर 14 दूर है या तो आपको रिस्क कम रखनी है तो 14,600 की रखिए, बट अदरवाइज सही स्टॉप लॉस जो निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पर निकल कर आता है वो 14,475 का। अगर आपको रिस्क कम रखनी है तो 14,600 का रखिए, पॉइंट नंबर 1। बैंक निफ्टी में 32,250 दिन के लिए छोटा स्टॉप लॉस है, क्लोजिंग स्टॉप लॉस बहुत दूर है 31,700 का, इसके ऊपर कोई है नहीं मेरे पास में स्टॉप लॉस। तो अगर आपको छोटा रखना है तो आप 32,250 का ही क्लोजिंग पे भी रख सकते हैं, या आपकी कैपेसिटी पर है रिस्क लेने की। बट जो एक्चुअल स्टॉप लॉस निकल कर आ रहे हैं वो दूर के आ रहे हैं, और उसकी वजह आप समझ सकते हैं। अगर 5 दिन में निफ्टी 14,150 से 15,050 हो जाए, वापस 15,050 से 2 दिन में 14,400 हो जाए, 425 हो जाए, तो आप समझ सकते हैं जो वॉलेटिलिटी है उसमें आप छोटे स्टॉप लॉस में कुछ नहीं कर सकते। जो है वो मैं आपको निकाल के दे रहा हूं। शॉर्ट पोजीशन पर स्टॉप लॉस एक ही रखिए 14,700 का। यहां पे भी स्टॉप लॉस बहुत दूर आता है, लेकिन फिर मैंने इसलिए छोटा ही रखवाया है 14,700 का, और 32,800 ये क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी पर इंट्राडे भी, और क्लोजिंग बेसिस पर 32,800 का। इसके ऊपर आप शॉर्ट पोजीशन से निकल जाए। अब आइए तेजी की पोजीशन, मंदी की पोजीशन कैसे बनाएंगे आप, पहले मैं निफ्टी की बता दूं। निफ्टी खरीदने की सबसे बढ़िया जगह है 14,475 14,550 रेंज, ये अच्छी जगह है। यहां पर आए तो आप खरीद लीजिए। 14,400 का स्टॉप लॉस लगाइए। 14,600 650 सॉरी 630 650 675 ये होंगे आपके लेवल। लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर्स अगर आप हैं, और जैसा मैं सुबह 7 बजे भी कह रहा था दीप, जब आपके साथ ही लिंक कर रहा था कि 30-40 पॉइंट नीचे दिख रहा था एसजेएक्स के, इतना नीचे होना नहीं चाहिए, दिख नहीं रहा, इतने खराब डेटा है नहीं, तो अगर गैप से खुले नीचे तो आपके लिए खरीदारी का मौका बनेगा। इसलिए अगर इस रेंज में आए तो खरीद लीजिए, रेंज में नहीं आए तो फिर दूसरा तरीका है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, सिंपल है। 14,550 का स्टॉप लॉस लगा लो, खरीद लो, जहां खुले वहीं खरीद लो। 14,550 के स्टॉप के साथ स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट आपका 14,500 का होगा। 14,675 700 725 775 825 875 ये ध्यान में रखिए। पहले दो छोटे टारगेट 675 700, मीडियम 725 775, बड़े 825 875 ये टारगेट एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 14,750 से मूड बनाए, 14,825 तक बेचे और स्टॉप लॉस लगाइए फिर आप 14,900 का, ठीक है ना। वहां स्टॉप लॉस लगाकर आपको करनी है बिक वाली। टारगेट होगा 700, 14,650 600 और 550। इन सारे टारगेट्स के लिए आपको करनी है निफ्टी में बिक वाली। जी दीप। ओके, तो ये तो रहे आपके सारे लेवल्स जहां तक निफ्टी की सवाल है। बैंक निफ्टी पर क्या कर रहे हैं सर आज? बैंक निफ्टी खरीदिए, मेरी फेवरेट रेंज तो वही है दीप की 31,725 से 31,850 की रेंज में अगर आपको मिले, मौका छोड़ना मत, पक्के तौर पे ले ही लेना, एक बार तो लेना मेरे नाम से, कि बाद में जो होगा देखा जाएगा। स्टॉप लॉस ट्रिगर होना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, इस रेंज में लेना चाहिए, बढ़िया बहुत अच्छा सपोर्ट है एक्चुअली। 31,600 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, 31,975, 32,150, 32,275, 32,325, 32,450 और 32,500 ये सारे टारगेट्स हैं जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी। एग्रेसिव ट्रेडर आप हैं तो जरूरी नहीं कि आप वहां तक का इंतजार करें, फिर आपके लिए सिस्टम ये बनेगा कि 32,000 के स्टॉप लॉस से खरीदिए, 32,575,
32,725, 32,800, 32,975 और 33,175, ये सारे लेवल्स हैं जिसके लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी है खरीदारी। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अब इसमें ट्रिक ये कि शॉर्ट कहाँ करें। मैं 32,700-800 की रेंज से सोच सकता हूं, अगर वहां से घूमता हुआ दिखे तो वो रेंज बहुत बढ़िया है शॉर्ट करने के लिए, लेकिन वहां से ब्रेकआउट हुआ तो रिस्क भी बढ़ जाती है। तो हम क्या करेंगे, 32,700-725 से सोचेंगे शॉर्ट करने का 33,000 के आसपास तक। तो 32,700 33,000 300 पॉइंट की रेंज आपके लिए शॉर्ट करने की है। इसमें टुकड़ों में करिएगा और मार्केट का मूड माहौल देखकर करिएगा। स्टॉप लॉस 33,200 का लगाइए। नीचे के टारगेट जो बनेंगे वो 32,600-500, 32,325, 32,275, 32,150, 32,000 और 31,900, इन तमाम टारगेट्स के लिए आपको करनी होगी वहां पर बिकवाली। जी दी। ओके, तो ये है आपके लिए क्लियर लेवल्स बाजार के लिए जो निकल कर आ रहे हैं, और ढेरों लेवल्स हैं आपके लिए। इंतजार करिए और अपने लेवल के हिसाब से एक्शन आप देख सकते हैं। लग रहा था सर कि सेल भी जुड़ जाएगा वायदा कारोबार के बैन में, ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ सन टीवी है जो बैन में बना हुआ था और बना हुआ है। सर, कैश की तो हमने एफआईएस का एक्शन समझ लिया, पर फ्यूचर्स में भी इनकी तरफ से बिकवाली हुई है। सिवाय इंडेक्स ऑप्शंस के बाकी वेरिएंट्स में देखें तो बिकवाली ही रही है। कुछ और समझना चाहिए एफआईएस के एक्शन से सर? वैसे तो आप पॉजिटिव देख रहे हैं सर। नहीं, डेटा कल के डेटा तो खराब ही है दीप, उसमें अच्छा कुछ नहीं है। अच्छा सिर्फ इतना है कि हल्के हो गए, बाकी तो डेटा इसमें कोई डाउट नहीं कि खराब है। पूरा मतलब अप्रैल का महीना भी कोई एफआईआई ने खरीदारी की नहीं है, मई के महीने की भी कोई शुरुआत अच्छी तो कर नहीं रहे। 2300 करोड़ की कैश में बिकवाली बढ़ी है। इससे एक चीज है कि अगर मैं बाजार हल्के होने की वजह से नीचे से रिकवरी की उम्मीद कर रहा हूं, तो एक चीज ये भी ध्यान में रखनी जरूरी कि ऊपर के लेवल पे सेलिंग भी इसी वजह से आएगी कि एफआईआई एग्रेसिव खरीदने के मूड में नहीं है और ऊपर के लेवल पे वो बेचेंगे। तो दोनों चीज है, हमें दोनों चीज ध्यान में रखनी है। जिस समय ओवरसोल्ड हो जाएंगे वहां खरीदना है, और जिस समय लगेगा भी नहीं ओवरबॉट है तो वहां बेचना है। तो दोनों चीज दीप, अपने सीरीज की शुरुआत में ओवरबॉट थे, अभी ओवरसोल्ड हो गए 2 दिन में। अरे ये एफआईआई का ट्रेडर है भाई, वह 2 दिन में आप इंडेक्स में 20% पोजीशन ऐसे घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं कि मतलब कोई मजाक है। तो लेकिन अब लेवल है, आपने कम कर दी और अब यहां से हल्के हो गए तो बढ़ेंगे बाजार। तो मेरे लिए जो 2300 करोड़ की बिकवाली कैश में है, ये अपसाइड भी लिमिट करती है, इसलिए आप भाग नहीं जाएंगे। इसलिए जब हम कोरोना के कम होते हुए मामलों से खुश हो सकते हैं, तो साथ में आपके लिए ऊपर में एफआईआई की सेलिंग भी है, उनका मूड भी तो बदलना चाहिए, तभी आप बढ़ पाएंगे। तो एक ये रीजन है। दूसरा, सामने 1900 करोड़ के इंडेक्स बेचे हैं, वहां भी पोजीशन कम हुई है, जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ओवरऑल ऐसे देखा जाए तो आंकड़े थोड़े खराब ही हैं कल के, लेकिन बस ये अच्छी बात है कि पोजीशन हल्की हो चुकी है। तो मैं पास्ट डेटा देखूंगा, खराब नजर आएंगे। आज प्रेजेंट में ठीक दिख रहा है, फ्यूचर में बहुत बढ़ गए तो वापस ऊपर में बिकवाली, ये सिंपल है। घरेलू फंड थोड़ा हाथ थाम लिया, रोक लिया है, ज्यादा नहीं लिया, और लेना चाहिए था इनको। खाली 550 करोड़ की ही खरीदारी थी, जो कि छोटी मानी जाएगी। अब आइए आप वायदा कारोबार के डेटा। वैसे डेटा कोई खास है नहीं, दीप वही 14,500 इमीडिएटली सपोर्ट है, 29 लाख शेयर वहां पुट में है, और 14,700-800 दोनों लेवल पर थोड़ी थोड़ी रुकावट है। ये आपके वायदा कारोबार के डेटा हम डिस्कस कर ही चुके हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, तुरंत 32,000 पर सपोर्ट है, 7 लाख शेयर है। 32,500 पार करके टिक पाना चैलेंज है। अगर 32,500 के ऊपर टिके तो ही आप फ्रेश अच्छी खरीदारी होती दिखेंगे। 32,500 के कॉल पर 8 लाख शेयर है, तो पार करके टिकना एक थोड़ा सा चैलेंज है। हालांकि उसके आसपास ही हम बंद हुए हैं 32,465, तो मेक और ब्रेक लेवल वही है, और ऊपर में 33,000 पर 9 लाख शेयर, तो वो रुकावट का लेवल। तो रेंज बैंक निफ्टी पर बहुत साफ है 1000 पॉइंट की, 32-33 बीचों बीच 32,500 पर, जो आपके लिए निर्णायक लेवल। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए आज का पूरा डेटा का विश्लेषण और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। इंटरेस्टिंग डे होगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी, जैसा अनिल जी कह रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से नजर रखिए। कैश स्टॉक्स स्पेशली बढ़िया एक्शन दिखा रहे हैं, काफी सारे सेक्टर्स मोमेंटम में हैं। तो आइए आज के खबरों वाले शेयर्स जान लेते हैं, और साथ ही ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है वो भी देखना जरूरी है। देवांशी, कुशल और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स कौन से हैं?
गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले तो आप देखिए जिसके नतीजे आने वाले हैं उसमें अपोलो पाइप्स, अदानी टोटल गैस, DCM श्रीराम, साथ ही EIH, एसोसिएटेड होटल्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। यहाँ पे नतीजे आते हुए देखेंगे। इसके अलावा आज FL इंडिया QIP की जो फाइनल प्राइस है और जो साइज है इस पर आज बोर्ड फैसला लेती हुई दिखेगी। जो फ्लो प्राइस थी वो 5423 रुपीज प्रति शेयर पर तय की गई थी, करीब 2% के डिस्काउंट के आसपास। वेदांता पर नजर रखनी है क्योंकि FTSE में जिस तरह से इसका जो वेट है वो कम होता हुआ दिखा है, जो बायबैक किया था इसके चलते इनका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है वो कम हो गया और इसी के चलते FTSE में इसका वेट भी कम हुआ है 14 बेसिस पॉइंट से, जो अब कल की शुरुआती ट्रेडिंग से एप्लीकेबल होगा। तो जितनी भी बिकवाली है वो आज पूरी होती हुई दिखेगी। $31 मिलियन तक के आउटफ्लोज होने का अनुमान लगाया जा रहा है ब्रोकरेजेस की तरफ से। फोर्टिस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होती हुई दिखेगी, इस पर नजर रखें। और साथ ही आज गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क जहां पे ₹5 प्रति शेयर का आज एक्स डिविडेंड ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखेगा, तो हल्की सी गिरावट आपको इस स्टॉक में देखने मिल सकती है। नतीजों में TBZ आप देखिए थोड़े से मिले जुले नतीजे आते हुए दिखे हैं। मुनाफा इस बार अच्छा बढ़ता हुआ दिखा है, करीब 3 करोड़ से बढ़कर 9.4 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। मार्जिन भी आप देखिए 6.7% से घटकर इस बार केवल 6% पे आते हुए दिखे, लेकिन कामकाजी खर्च थोड़े से बढ़ते हुए दिखे थे और जो रेवेन्यूज हैं उसमें इस बार 7% तक की बढ़त होती हुई दिखी है। तो कमजोर माहौल में थोड़े से अच्छे नंबर्स हैं, ये फिलहाल मैनेजमेंट का कहना है। और पावर ग्रिड इनविट जो IPO है वो कल बंद हो गया है, लेकिन अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखा है। कुल 4.83 टाइम्स ये इनविट सब्सक्राइब हुआ है। HNIs का करीब 5 गुना और QIBs की तरफ से 4.5 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है। इशू की साइज 7,735 करोड़ की है। ओके तो ये है आपके लिए आज के कुछ अहम ट्रिगर्स। नजर रखते हैं इन स्टॉक्स पर। आइए कुशल से भी जानते हैं कुछ और खबरें। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले ICICI बैंक पर खबर आई है। नियमों के उल्लंघन करने पर जो है RBI ने ICICI बैंक पर करीब 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा इन्फो एज भी फोकस में रहेगा क्योंकि जोमेटो में कंट्रोल पर सेबी जो है वो अभी जांच कर रही है। इनफैक्ट IPO के पहले जो है ये सेबी जांच कर रही है क्योंकि IPO के बाद चीन के जो एंड ग्रुप है उनकी क्या कंट्रोलिंग हिस्सेदारी रहेगी, इस पर जो है जांच चल रही है। और FDI का जो नियम है उसका उल्लंघन हो रहा है या नहीं, इन सब चीज़ों को लेकर ये जांच जारी है। नवभारत वेंचर्स कंपनी ने शुगर डिवीजन के प्लांट और इक्विपमेंट बेचने के लिए करार कर लिया है। पिछले साल इन्होंने जो है शुगर का कारोबार बंद किया था। JSW एनर्जी यहाँ पर इनकी जो सब्सिडियरी कंपनी है, उन्होंने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 540 मेगावाट सप्लाई करने का जो है करार कर लिया है। पावर परचेज अग्रीमेंट साइन किया गया है। उत्तम शुगर कंपनी ने प्लांट में बॉयलर्स लगाए हैं और यहाँ पर जो इनकी डिस्टिलरी यूनिट की क्षमता है वो 450 लाख BL से बढ़कर 540 लाख जो है BL पर ये पहुँचती हुई नजर आई है। अरविंद फैशन यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर पर 65 रुपये प्रति शेयर के भाव पर अप्रूव कर दिया गया है और ये 10 मई को शुरू होगा और 24 मई को खत्म होता हुआ दिखेगा। और अंत में एक बल्क डील है मेरे पास टाटा मेटालिक्स पर, जहां पर HDFC म्यूचुअल फंड ने करीब 1.25 लाख शेयरों की बिकवाली की है 1254 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। वहीं EM इमर्जिंग मार्केट स्मॉल कैप और साथ ही फर्स्ट स्टेट सुपर एनुएशन स्कीम फंड ने जो है खरीदारी की है। लगभग अगर आप देखेंगे तो करीब 3.5 लाख शेयरों की यहाँ पर खरीदारी होती हुई दिखी है 11,179 रुपीज़ के प्राइस पर। ओके तो ये है आपके लिए कुछ और खबरों वाले शेयर्स। और टाटा मेटालिक्स पर तो कल हमने बढ़िया एक्शन देखा था, फंड एक्शन इस पर होते हुए दिखा है। आइए देखते हैं आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर बना हुआ है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है। गुड मॉर्निंग दीपांशु। नतीजों पर ही फोकस है। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर देखिए CLSA की रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा, 1850 रुपये का लक्ष्य दिया इन्होंने। और ये कह रहे कि देखिए इस तिमाही के दौरान लोन डिस्बर्समेंट में भी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन बैंक का जो क्रेडिट कॉस्ट है इसमें भी बढ़त आई। और अगर फॉरवर्ड वैल्यूएशंस अगर आप देखें तो महंगे है और ये मान रहे कि ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में रिस्क एंड रिवॉर्ड ज़्यादा बेहतर नजर आता है। वहीं अगर आप देखें तो दूसरे ब्रोकरेज हाउस में जेफरीज ये खरीदारी की राय दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य इन्होंने घटाया है, 2280 से घटाकर 2200 का किया है। हालांकि 7 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई और सबसे ज़्यादा लक्ष्य जो है जेफरीज ने ही दिया है। इसके अलावा HSBC ये स्टॉक पर सबसे ज़्यादा बेरिश नजर आ रहे हैं, इन्होंने रिड्यूस की रेटिंग दी है 1490 रुपये के लक्ष्य के लिए।
इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैक्वायरी, क्रेडिट स्विस और जेपी मॉर्गन इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है। नतीजे आए थे कल बाजार के दौरान एसबीआई लाइफ के, और यहाँ पर देखिए कह रहे कि यूलिप सेगमेंट में काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली और वैल्यूएशंस फिलहाल जो है काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं। सीएलए से खरीदारी की राय दे रहे हैं, 1250 रुपए का लक्ष्य दिया, हालांकि प्रीवियस लक्ष्य 1125 था, यानी लक्ष्य में बढ़ोतरी की है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे और इन्होंने भी लक्ष्य को बढ़ाया है, 1155 से बढ़ाकर 1275 कर दिया है। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल की राय दे रहे, मैक्वायरी ने न्यूट्रल की राय दी है, नोमिरा खरीदारी की राय दे रहे, 1175 पर लक्ष्य को इन्होंने बरकरार रखा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज के कल कमजोर नतीजे आते हुए दिखे थे। ब्रोकरेज हाउस मैक्वायरी ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 1240 रुपए के लक्ष्य लिए, 1300 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। लेकिन जो है जेफरीज ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, इन्होंने खरीदारी की राय दी है, करीब 1760 रुपए के लक्ष्य लिए। और अंत में वरुण बेवरेजेस, कल नतीजे शानदार देखने को मिले थे, जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 1125 रुपए के लक्ष्य लिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे रिपोर्ट्स जिन पर आपको करना है फोकस करना है आपको हमारे एक्सपर्ट्स के उन दमदार कॉल्स पर जो आपके लिए आने की तैयारी में। वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी गुड मॉर्निंग, करिए शुभ शुरुआत। आप बताइए अपना पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी पिक ऑफ द डे से पहले एक अपडेट है। टाटा स्टील को मैंने और कुणाल जी ने रिकमेंड किया था 840 के अराउंड, 1500 के बड़े टारगेट दिए थे। और अनिल जी आप टाटा स्टील को अगर देखा जाए तो सेकंड बिगेस्ट कंपनी है टाटा ग्रुप की इन मार्केट कैप। अगर सितंबर में देखें तो 5वें नंबर पे आती थी, अब सेकंड बिगेस्ट कंपनी हो गई। और हिस्टोरिकली ये हमेशा वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी रही थी, बट 2007 में कोरस के टेक ओवर के बाद यहाँ डाउनफॉल शुरू हुआ था। और अब जब रिजल्ट्स आएंगे आगे चल के तो ये सेकंड बिगेस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बनेगी टीसीएस के बाद। तो टाटा स्टील पर एक अपडेट है, जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करें 1500 के टारगेट के लिए। और अनिल जी आज जैसे आप हमेशा लिबर्टी देते हैं तो आज पिक ऑफ द डे नहीं है, आज पिक्स ऑफ द डे है। आज कॉम्बो लाया हूं मैं। पहला पिक है एफएनओ स्पेस से और स्टॉक है भारती एयरटेल। काफी समय बाद भारती एयरटेल ने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे दिया है। तो भारती एयरटेल पे खरीदारी की राय है 548, 548 का स्टॉप लॉस, 586, 586 का टारगेट। और दूसरा सारे स्टील वाले पाइप वाले स्टॉक चल रहे हैं तो एक स्टॉक श्री कलाहस्ती पाइप्स, इस पर खरीदारी की राय है 197 का स्टॉप लॉस, 197 का स्टॉप लॉस, 223, 223 का टारगेट। तो ये है दो मेरे पिक्स ऑफ द डे। ओके, तो एक तो है भारती एयरटेल, दूसरा है श्री कलाहस्ती पाइप। यहां पर खरीदारी करने की राय बंसल जी की तरफ से 223 के टारगेट यहां पर आते हुए दिख रहे हैं। 193 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको करनी है खरीदारी श्री कलाहस्ती में। क्या बात है बंसल जी, आज डबल काम। वैसे पिक ऑफ द डे तो कल भारतीय एयरटेल आप दे ही चुके थे। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन रहने वाला है, इस पर एक बार राय ले ली जाए। और सबसे पहले टाटा केमिकल, नतीजे बड़े कमजोर आए हैं, हर एक पैमाने पर बड़े खराब नतीजे दिख रहे हैं। बंसल जी जरा टाटा केमिकल के चार्ट देखिए, कितना गिर सकता है और शॉर्ट करना है या बहुत ज्यादा गिर जाए तो कोई अच्छा लेवल है जहां खरीदारी करनी है। देखिए अनिल जी, कल आपने दीपांशु ने ये चीज किरण जी से भी पूछी थी, तो लेवल्स वही अनिल जी 750 एक मेजर लेवल है। जब तक 750 के ऊपर है ऑल इज वेल। और टेक्निकली चार्ट देख के मुझे लगता नहीं है कि खराब नतीजों के बाद भी ये स्टॉक 750 के नीचे की क्लोजिंग देगा। अगर 750 के नीचे की क्लोजिंग आती है तब एक डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। एल्स जब तक इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। और टेक्निकली प्राइस का जो चार्ट है उसको भी देखें, लीडिंग इंडिकेटर्स के चार्ट को भी देखें और लैगिंग इंडिकेटर्स के चार्ट को भी देखें। तो एज ऑफ नाउ चार्ट देख के लगता नहीं है कि चार्ट का डिस्टॉर्शन आएगा और कोई बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय। इस वक्त कहीं डरने घबराने की जरूरत नहीं कि बड़े सेल ऑफ नहीं होंगे, हल्की फुल्की कमजोरी हो सकती है। आइए वागले साहब भी जुड़ चुके हैं। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा पिक ऑफ द डे भारती एयरटेल है। 559 का बंद है, 555 का मेरा क्लोज स्टॉप लॉस होगा। और मुझे लगता है आज के दिन में ही 573 तक जा सकता है। क्या बात है, सब लोग भारतीय एयरटेल पर बड़े बुलिश और वागले साहब भी 573 के टारगेट के लिए आज ही
ये देख रहे हैं खरीदारी करने की राय भारतीय एयरटेल पर आती हुई वागले साहब की तरफ से भी। आइए और स्टॉक्स जहां पर एक्शन है होगा, ओके, उन पर भी हम फोकस करेंगे। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, वागले साहब, इसके आप जरा चार्ट देखिए, नतीजाएं मिले जुले नतीजे दिख रहे हैं, खराब भी नहीं तो बहुत अच्छे भी नहीं। इसके चार्ट पर क्या है आपकी राय? अनिल जी, मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। मुझे लगता है 2900 तक तो ये स्टॉक जाना चाहिए। 2920 29182920 का मेरा इसमें टारगेट है। हाँ, हालांकि आपको एक 20-30 रुपए नीचे जरूर मिल सकता है। 2797 का बंद है, 277060 के रेंज में मिलेगा तो ज्यादा बेटर है। आपका स्टॉप लॉस 2730 का होना चाहिए और मेरा टारगेट 2900 2920 का है, आज या मे बी 1 से 2 दिनों में। ओके, किरण जादव भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। किरण जी, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। दीप, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा भी भारतीय एयरटेल है। कल जाते जाते मैंने और वागले जी ने दोनों ने भारतीय एयरटेल का रिकमेंडेशन दिया था। जिस तरीके की क्लोजिंग है, मुझे लगता है इधर से और भी बढ़त देखने को मिली। ये आज के लिए 580, जो मैंने कल भी कहा था, 580 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए, पर वहां बेचना नहीं है, वहां रिव्यू लेना है। मुझे लगता है कि पोजिशनली ये 600 की ओर चलता नजर आएगा। अभी के लिए 553 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अनिल जी, जिस कारण में द रीजन बिहाइंड ये कॉमन आ गया कि बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट है, और ये कॉमन स्टॉक्स डिस्कस करें तो एक हटके एक स्टॉक और एक देना चाहता हूँ, एडवांस एंजाइम्स भी मुझे लगता है कि काफी बड़ी ब्रेकआउट देखने को मिली। मैंने 10 की कमाई में 250 रुपए के आसपास दिया था, अभी 446 भाव हो गया, पर मैं रीइटरेट कर रहा हूं कि अभी भी बेचना नहीं है। कल के सत्र में और एक असेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला और ये टारगेट काफी बड़े है। तो मेरा मानना है कि आज के लिए अगर एडवांस एंजाइम खरीदते हैं तो 432 का स्टॉप लॉस रहेगा और लगभग 500 के टारगेट्स आज देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, 500 तक के टारगेट के लिए आपको एडवांस एंजाइम में करनी है खरीदारी। ये है कैश मार्केट का स्टॉक। क्या बात है, आज श्रीकालाहस्ती आ गया, सुबह सुबह बंसल जी की तरफ से कैश का एक और स्टॉक आ गया, एडवांस एंजाइम, ये आया है आपके लिए किरण जी की तरफ से। सिमी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सिमी जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे होगा और एक कैश का ही स्टॉक, इंडिया ग्लाइकॉल्स, जिसमें मुझे लगता है कि मेजर ब्रेकआउट कल आया था। आज भी इसमें खरीदारी देखने को मिलना चाहिए। 480 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। पहला टारगेट होगा 522, दूसरा होगा 530 और तीसरा होगा 545। तो इंडिया ग्लाइकॉल्स मेरी तरफ से। ओके, इंडिया ग्लाइकोल, ये है एक और स्टॉक है जो यहाँ पर खरीदारी करने की राय सिमी जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। ये बेहतरीन स्टॉक है, यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं आप। लेवल्स आपके सामने हैं। 488 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 522 और बाकी टारगेट्स आपके लिए 530, 545, ये 3 टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। आइए अब वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। बताएं, पहले तो शुरुआत करते हैं बड़े दिग्गज नतीजों के साथ ही। बाजार बंद होने के बाद कल आए 2 दिग्गजों के नतीजे, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी और साथ ही टाटा केमिकल्स भी। कैसे दिख रहे हैं ये रिजल्ट्स? सर, टाटा केमिकल्स के नंबर्स अच्छे नहीं है। ऑनेस्टली वहां पे बहुत वन ऑफ्स है। एक 45 करोड़ का वन ऑफ है बिकॉज वहां पे एनर्जी प्राइसेस स्पाइक हो गए थे यूएस में, जिसको पोलर वॉर्टेक्स के इशू के कारण वो एक वन ऑफ है। और देयर आर 2 मोर वन ऑफ्स, एक 16.5 करोड़ का और 7.5 करोड़ का। इवन आप ये दोनों चीजें जो वन ऑफ से निकाल देते हैं सर, उसके बाद भी मेरे हिसाब से जो एडजस्टेड अबिटा है वो 330 करोड़ आता है। 330 करोड़ का मतलब है सर कि लास्ट क्वार्टर 470 करोड़ था और लास्ट ईयर 400 करोड़ था। तो इवन वन ऑफ निकालने के बाद भी नंबर्स बहुत नीचे आ रहे हैं, अबिटा बहुत नीचे आ रहे हैं। इनका कॉन कॉल है सर आज। आई थिंक अ लॉट ऑफ एनालिस्ट लाइक मी आर वेटिंग टू हियर देम कि हाँ भी क्या बोलते हैं। नंबर्स सेल्स ठीक है सर, बट यू नो द एक्सपेंसेस हैव इंक्रीज्ड वेरी वेरी हाई। जैसे मैंने बोला, पावर ऑफ फ्यूल एक्सपेंसेस है वो 386 करोड़ से 438 करोड़ हो गई है। फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस है सर, वो 373 करोड़ से 416 करोड़ क्वार्टर हो गए हैं। अदर एक्सपेंसेस में 100 करोड़ का ज्यादा हुआ है सर, 490 करोड़ से 590 करोड़ हो गए हैं। सो
आई डोंट नो कि जो हम कमोडिटीज की बात करते रहते हैं सर कि कमोडिटीज ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। सो समवेयर सम ऑफ द कंपनीज आर गेटिंग हिट नाउ इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स। तो वो अपने को थोड़ा सा क्लियरली देखना पड़ेगा कि अगर कमोडिटीज ऊपर जाएगी, कौन कौन सी कंपनीज है इनका मार्जिन हिट होगा। आई थिंक पहली बार वो टाटा केमिकल्स के नंबर्स में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सर। तो दैट सेट ऑफ नंबर्स मार्जिन खराब थे। और सेगमेंट में सर अगर मैं बात कर सकूं तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट सेगमेंट उनका वहां पे बिट लॉस आया है, व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग। एलईडी टेक्नोलॉजीज इन लाइन, नो फायरवर्क सर, बट इसमें ना ऑनेस्टली जो गाइडेंस थी मेरे हिसाब से थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग थी। पीपल वर थोड़ा सा ज्यादा बुलिश बिकॉज स्टॉक जिस तरीके से है, रेवेन्यू ग्रोथ भी 4% थी कंपेयर टू 4.5-5% जो लोग सोच रहे थे। गाइडेंस थोड़ी सी लो है। आई डोंट नो वेदर दे आर वेरी कंजर्वेटिव और व्हाटएवर, बट उतनी अच्छी नहीं थी जितने लोगों ने सोची थी। तो अगर गाइडेंस के हिसाब से चला जाए सर, आई थिंक उन्होंने 13 से 15% गाइडेंस दी है FY22 का। तो जिसका मतलब है अगले क्वार्टर ग्रोथ जो होगा वो सिर्फ 2.1 to 2.8% होगा। तो इस क्वार्टर आप सोचिए सर 4% ग्रोथ हुआ है। सो दे आर ओनली गिविंग अ गाइडेंस कि हम अगले क्वार्टर जो है या क्यूमुलेटिवली जो क्वार्टर है उसमें सिर्फ हम लोग मैक्सिमम 2.1 से 2.8% ग्रो करेंगे, जिसका मतलब है जो रन रेट अभी है उसे कम ग्रो करेंगे। सो मेरे हिसाब से गाइडेंस अच्छा नहीं है और बहुत महंगा स्टॉक है। इन टेक्नोलॉजी मिड कैप आईटी स्पेस में कोई सस्ता स्टॉक नहीं है। 30 टाइम ट्रेड करता है सर FY22 प्राइस अर्निंग पे। तो ये दो कंपनीज हैं। तो मेरे हिसाब से टाटा केमिकल्स बहुत खराब था। एलईडी टेक्नोलॉजी का मेरे हिसाब से गाइडेंस डिसअपॉइंटिंग था। जी ओके। और जो कैश के दो स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स आए हैं, अपोलो एप्रिकॉट और साथ ही होम फर्स्ट फाइनेंस, कैसे दिख रहे हैं ये रिजल्ट्स? सर तो अपोलो ट्राइकोट के नंबर में वाई नहीं देखूंगा सर एज एन एनालिस्ट, बिकॉज मुझे पता है कि लास्ट क्वार्टर उनका कैपेसिटी बढ़ा था। सो आई नो कि हाँ भी लास्ट क्वार्टर तो नंबर अच्छे आने ही आने थे। सो आई वांट टू सी कि हाउ दिस कंपनी डिड क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेदर देन वाई ऑन वाई। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं सर। 11.5% से मार्जिन कम हो गए, 10.5% हो गया है। मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि वाई ऑन वाई मत देखिए, बिकॉज वाई ऑन वाई तो मालूम है सबको नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो क्वार्टर क्वार्टर उस तरीके से नंबर्स तोड़फोड़ या फायरवर्क्स नहीं आए जो हमेशा लोग अपोलो ट्राइकोट से एक्सपेक्ट करते हैं। मार्जिन नीचे है, एबिटा नीचे है, प्रॉफिट नीचे है। और सर टू बी ऑनेस्ट, मैं एक बढ़िया इन्वेस्टर हूं, मैं बार बार बोलता हूं कि मुझे समझ में नहीं आता कि इस कंपनी को इतना वैल्यूएशन क्यों दूं मैं। 3800 करोड़ का मार्केट कैप है सर, 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है इसने लास्ट ईयर। तो टीटीएम पे ये 35-36 टाइम पे ट्रेड करता है और कोई भी कन्वर्टर नहीं होगा जो इतना महंगा ट्रेड करता है इंडिया में। सो वेरी वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी। होम फर्स्ट फाइनेंस ऑनेस्टली सर गुड सेट ऑफ नंबर्स, गुड टू स्टेबल बोलूंगा मैं। आई थिंक डिसबर्समेंट्स बहुत अच्छी थी इनकी, रिकॉर्ड डिसबर्समेंट्स की है लास्ट क्वार्टर में। एसेट क्वालिटी इन कंट्रोल है। तो अगर कुछ रे ऑफ अच्छा लगा कल मुझे तो सिर्फ होम फर्स्ट फाइनेंस के नंबर्स अच्छे दिखे। अदरवाइज टाटा केमिकल्स, अपोलो ट्राइकोट, एल&टी कुछ मजा नहीं आया। बिल्कुल। तो ये है आपके लिए नतीजों पर। शुगर सेक्टर भी बड़ा एक्शन में है। शुगर सेक्टर पर आपने गहरी रिसर्च भी की हुई है। शुगर शेयरों में इतनी तेजी की वजह क्या है? क्या अब भी यहां पर पैसा लगाने का मौका है? सर मैं एक चीज बोलूंगा सर शुगर सेक्टर पे कि आई थिंक मेरा एक व्यू है सर कि लोग बहुत बोलते हैं कि शुगर सेक्टर सिक्लिकल है, सिक्लिकल है, सिक्लिकल है, सिक्लिकल है। आई डोंट एग्री विद दैट पॉइंट सर कि वो सिक्लिकल सेक्टर है। आपको याद होगा हमने बात भी किया था सर कि शुगर सेक्टर की शुगर कंपनी की 3 टांगें होती हैं, एथेनॉल, शुगर और पावर। सर एथेनॉल में आज की डेट में कहानी ऐसा है कि आप जितना भी एथेनॉल बनाते हो आपको फिक्स्ड प्राइस दिया हुआ है। अलग अलग 3 कैटेगरी के हिसाब से आप जिस तरीके से बनाते हो, बी मोलासिस, सी मोलासिस या शुगर केन से बनाते हो, तो आपको वो भाव मिलता है और आपको पैसा 1 महीने में वापस आता है। तो एथेनॉल आज से नहीं सर 2 साल से बहुत 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 स्ट्रांग जा रहा है हर किसी कंपनी का। सर आप बलरामपुर चीनी ने जितना काम लास्ट 45 साल में नहीं किया, प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं डाला, उसने लास्ट 4 साल में उससे 3 गुना कैपेसिटी डाल दिया है जितना उसने 45 साल में काम किया। तो एथेनॉल बहुत अच्छा जा रहा है सर, कोई राय नहीं है। हम शुगर की बात करें अनिल सर, तो शुगर में आप अगर 10 साल पुराना हिस्सा देखेंगे या 15 साल पुराना देखेंगे तो आपकी बात मान सकता हूं, लेकिन सर 2-2.5 साल से एमएसपी लगा दिया है। एमएसपी का मतलब है कि ये इससे नीचे तो आप बेच ही नहीं सकते हो। सो सिक्लिकलिटी फैक्टर कहां से आ गया इस चीज में कि अगर आपको एमएसपी लगा दिया 31 रुपए से नीचे आप बेच ही नहीं सकते हो, तो आपको प्रोटेक्शन मिल गया है। सो उससे नीचे नहीं जाएगा, अभी ये कंपनी लॉस नहीं करेगी।
तो वो सिक्लिसिटी फैक्टर वो पहले होता था, आज नहीं है। सो आई डोंट एग्री कि ये बहुत ज्यादा सिक्लिकल है। आई थिंक एथेनॉल इज गिविंग वेरी स्ट्रक्चरल चेंज टू शुगर, और शुगर में एमएसपी लगने के बाद बहुत चेंज हो गया है। और अभी सर, अभी जो ये भाव बढ़ रहे हैं, लेट मी टेल यू सर, मैं एक छोटा सा पॉइंट जल्दी बोलता हूँ। इंडिया में आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 मिलियन टन का शुगर सरप्लस है। सब कुछ मिला के, आई गिव यू द नंबर्स लेटर। आज के टाइम में सर, अगला जो नेक्स्ट सीजन है उसमें ब्राजील का प्रोडक्शन 6 से 7 मिलियन टन कम होगा, थाईलैंड का 6 से 7 मिलियन टन कम होगा। सो दो जो कंट्रीज जो सबसे ज्यादा लार्ज ग्लोबल प्रोड्यूसर्स है, उनका प्रोडक्शन कम से कम 13 से 14 मिलियन टन कम होगा। इसका मतलब है कि इंडिया में अगर जितना भी सरप्लस है सर, एटलीस्ट 2023 तक वो सारा के सारा बाहर जाने वाला है। प्लस हमें कंपनीज को, शुगर कंपनीज को ज्यादा भाव मिलने वाला है। ये $17.5 का जो प्राइस है, वो सारे का सारा अगर सरप्लस बाहर जाएगा, इंडिया में 1 या 2 साल में सिचुएशन ऐसा आ जाएगा सर कि जितना हम इंडिया में बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उतना ही कंज्यूम करेंगे। अगर ऐसा चीज आ गया सर, और अगर शुगर कंपनीज को 34-35 कम से कम भाव मिलने लगा अपने शुगर का, और प्लस एथेनॉल ज्यादा चलने लगा, तो ये सिक्लिकल वर्ड निकल जाएगा दिमाग से लोगों के, और ये बोलेंगे कि ये स्ट्रक्चरल है। इशू यही है सर कि इसकी अर्निंग्स आएंगी। अभी मार्केट इसको अर्निंग 8 का टाइम देगा कि 10 का टाइम देगा कि 12 का टाइम देगा, दिस इज व्हाट मार्केट हैज टू डिसाइड गोइंग अहेड। बट आई रियली थिंक दैट गोइंग अहेड इन नेक्स्ट 1 or 2 years यू विल सी स्ट्रक्चरल नंबर्स फ्रॉम दीज कंपनीज, जहां पे बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं दिखेगी। आई थिंक इशू सबसे ज्यादा जो एनालिस्ट के दिमाग में चल रहा है कि इसको कितना प्राइस अर्निंग मल्टीपल देना चाहिए। बट आई एम टेलिंग यू कि अगर सिचुएशन ऐसे रहा कि 15 मिलियन टन ग्लोबली प्रोडक्शन कम हो गया, तो सर इंडिया में सरप्लस रहेगा नहीं शुगर का। चलिए, तो ये है आपके लिए शुगर शेयरों पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, पूरी विस्तार से डिटेल्स हमें देने के लिए। आइए बढ़ते आगे, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और बाकी एक्सपर्ट से भी हमें कुछ और बेहतरीन पिक्स भी लेनी है, और साथ ही कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहने वाले, उन पर भी अब राय ले ली जाए। एक और स्टॉक है जहां पर आज फोकस करने की जरूरत है, और वो है नतीजों के लिहाज से अदानी पोर्ट। आज आने वाले हैं नतीजे, और नतीजों से पहले अदानी पोर्ट सिमी जी चार्ट देखिए और बताइए क्या कुछ खरीदारी करने की राय है इस पर। जी बिल्कुल अनिल जी, मुझे तो लगता है कि स्टॉक में अभी भी मोमेंटम रह सकता है। इनफैक्ट कल का सेशन बहुत ही अच्छा रहा था। आज 750 का लेवल मैं वॉच करूंगी। स्टॉक अगर 750 के ऊपर मेंटेन करता है तो मुझे लगता है कि जिस रेंज से ये स्टॉक नीचे आया है वो वापस रिक्लेम करेगा। 800 से 820 का मिनिमम टारगेट है, जो कि मुझे लगता है कि 750 के ऊपर अगर ये मेंटेन कर पाता है तो आज ही के आज 800 से 820 का रेंज टेस्ट कर सकता है। नीचे 750 से नीचे इसमें खरीदारी का सजेशन नहीं। आज रिजल्ट्स का इवेंट है, तो 750 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, तो यह है आपके लिए अदानी पोर्ट्स। आज इसके आने वाले हैं नतीजे। इंतजार रहेगा किस तरह के रहते हैं नतीजे, और अब कैसा मूवमेंट यहाँ पर आपको आते हुए दिख सकता है। एक व्यू इन्फो एज पर भी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि खबरें आ रही हैं रिपोर्ट्स के हिसाब से जोमेटो की आईपीओ पर सेबी कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। स्पेशली जो एंट ग्रुप की होल्डिंग्स है, ये चाइना की कंपनी है, उनकी क्या होल्डिंग्स है, आगे जाकर किस तरह का उनका पार्टिसिपेशन रहा है, बोनस शेयर्स या राइट इशू देने पर किस तरह की पॉलिसी बनेगी, तो वहां पर, और साथ ही एफडीआई नियम। तो थोड़ा इन्फो एज और जोमेटो के आईपीओ को लेकर थोड़ी ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है खबरों के मुताबिक। आइए एक बार इन्फो एज पर चार्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं किस तरह का एक्शन रह सकता है। किरण जी, इन्फो एज 4850 के करीब कैसा दिखता है चार्ट आपको सर? पिछले 3 दिन से थोड़ी सी करेक्टिव रैली देखने को मिल रही है, पर ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है। मुझे नहीं लगता कि 4800 के नीचे जाना चाहिए। जब तक 4800 के ऊपर है तब तक लॉन्ग पेशेंस मेंटेन करने चाहिए, और नेक्स्ट जो हर्डल है वो 5000 की रहेगी, जो कि साइकोलॉजिकल और टेक्निकल लेवल है। ओके, तो 5000 क्रॉस करने पर आपको और मूवमेंट आती हुई देख सकती है। एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इन्फो एज के लिए ये काउंटर। एक और स्टॉक जहां पर कल तो हमने भरपूर एक्शन देखा, लगभग सर्किट के लेवल पर था, टाटा मेटालिक्स। बंसल जी, टाटा स्टील तो आपको बहुत पसंद है, टाटा मेटालिक्स पर क्या राय देंगे सर? यहां पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने शेयर्स बेचे हैं, पर उसके सामने ईएम इमर्जिंग मार्केट स्मॉल कैप फंड ने शेयर्स खरीदे हैं, और भी एक और फंड है फर्स्ट स्टेट सुपर एन्युएशन स्कीम, यहां पर भी उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं। कैसे देखते हैं टाटा मेटालिक्स को कल के बड़े एक्शन के बाद? देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था 980 के ऊपर, और उसके बाद एक बड़ी रैली देखने को मिली है। तो जिनके पास है क्लियरली होल्ड करें। कभी मार्केट की वीकनेस में
पैनिक के अंदर 1050, 1040 के अराउंड मिल जाए तो बेहतरीन स्तर है। उन स्तरों पर स्टॉक में एक नई एंट्री निवेश के नजरिए से की जा सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा मेटालिक्स। अगर थोड़ा आपको डिप मिलता है तो बेहतर एंट्री का मौका रहेगा, पर नजर रखिए कल शानदार मोमेंटम इस स्टॉक पर आते हुए दिखा था। आइए हिमांशु जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे क्या रहेगी सर? गुड मॉर्निंग दीपांशु एंड टू द एंटायर पैनल। सर पिक ऑफ द डे मेरे पास दो स्टॉक्स हैं। पहला F&O सेगमेंट से मुझे अदानी एंटरप्राइजेस पसंद है। कल एक बहुत ही शानदार यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला। मुझे लगता है कि वो मोमेंटम यहाँ पर आज भी कंटिन्यू रह सकता है। 1255 के आसपास का क्लोज है, यहाँ पर खरीदारी करके चलें। 1320 रुपये तक के टारगेट्स मुझे लगता है अदानी एंटरप्राइजेस में देखने को मिलेंगे और यहाँ पर 1225 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। इसके अलावा एक स्टॉक जो दूसरा जो कैश सेगमेंट से है वो है CCL प्रोडक्ट्स। बहुत ही शानदार यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद डबल बॉटम ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आया है डेली चार्ट पर। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट जो है वो आज के सेशन में भी एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा। और तमाम जिस हिसाब से हमने देखा है कि ये कमोडिटीज, एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक्स या कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स, स्पेशली टी और कॉफी स्टॉक्स में भी एक अच्छा बज बनते हुए नजर आया है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक आज रडार पे रखना चाहिए। CCL प्रोडक्ट्स में खरीदारी की राय है। 288 रुपये का क्लोज है, 280 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है और 310 रुपये तक के टारगेट्स मुझे लगता है यहाँ पर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो आज डबल स्टॉक्स देने का ट्रेंड है पिक ऑफ द डे के लिए। बंसल साहब की तरफ से आई हैं, किरण जी की तरफ से आई हैं, हिमांशु जी को भी एक F&O और एक कैश स्टॉक पसंद है। आज के ट्रेड सेगमेंट के लिए नजर रखेंगे। अदानी ग्रुप स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ढेरों अदानी कंपनीज के नतीजे आज और कल आने वाले हैं। अदानी पोर्ट्स आज है, अदानी एंटरप्राइजेस कल है, अदानी टोटल गैस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो ये है अदानी ग्रुप पर खरीदारी की राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई। एक और स्टॉक जहां पर नज़र है हमारी, जहां तक नतीजों के एक्शन का सवाल है और उसके बाद जिस तरह से मोमेंटम बनते हुए दिखा है, ICICI बैंक। किरण जी, ICICI बैंक पर नजर डालिए। जब नतीजे आए थे उसके बाद तो बड़ा मोमेंटम आए थे और इससे प्राइवेट बैंक्स में भी तेजी आई थी। RBI ने 3 करोड़ का जुर्माना लगाया। इस बैंक के लिए वैसे इतना बड़ा फिगर नहीं है, कुछ नियमों का उल्लंघन जरूर करा है, पर चार्ट्स में जिस तरह से बैंक्स की अभी भी अंडर परफॉर्मेंस है, ICICI बैंक कैसा लग रहा है सर? देखिए दीप, ब्रेकआउट लेवल जो था एक रेंज का वो था 581, 582, अभी 596 पे है। वर्स्ट के सिनेरियो वो वापस ब्रेकआउट लेवल वापस एक बार टेस्ट करेगा और उधर से यू टर्न लेने की प्रोबेबिलिटी है। तो मेरा मानना है कि रिजल्ट के बाद जो ब्रेकआउट आया था और गैप छूटा था वो भर जाएगा 581, 582 के आसपास और वो एक अच्छी लेवल रहेगी खरीदी करने के लिए। 577 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और पोजिशनली वापस एक बार 600 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, 600 के ऊपर आ सकता है ICICI बैंक। कल तो अच्छी रिकवरी दिखाकर एकदम डेज हाई पर बंद हुआ था फ्लैट। आज देखते हैं वो मोमेंटम आगे बढ़ता है कि नहीं। सिमी जी, एफएल इंडिया पर अपनी राय दें। आज QIP के फाइनल प्राइस और साइज तय करने के लिए बोर्ड की बैठक है। 5422 का इनका फ्लोर प्राइस था और लग रहा है कि उसी के आसपास फाइनल डिसीजन भी आने वाला है। चार्ट्स पर एफएल इंडिया कैसा लगता है मैम? दीपांशु, मुझे लगता है कि चार्ट्स में भी दम है। मतलब 5400 का लेवल मैं वॉच करूंगी। अगर ये स्टॉक उस रेंज को होल्ड कर पाता है तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये स्टॉक 6000 तक भी जा सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। 5400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 6000 का टारगेट के लिए। ओके, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 6000 के टारगेट्स के लिए नजर रखें एफएल इंडिया पर। कैश मार्केट में काफी एक्टिवली ट्रेड होता है ये काउंटर। बंसल जी, फोर्टिस पर भी अपनी राय दें। हम देख रहे हैं वैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर एक मोमेंटम बन रहा है। फोर्टिस पर भी पिछले कुछ दिनों में तेजी तो जरूर आई है। आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, अंतिम फैसले का तो इंतजार है जब भी आएगा, पर फोर्टिस चार्ट्स पर क्या राय देंगे सर? देखिए दीपांशु, फोर्टिस का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और ये स्टॉक तैयारी कर रहा है एक बड़े लेवल 230 के एक बड़े लेवल को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। और ये मई 2017 के लेवल्स हैं, जब झुनझुनवाला जी के लेने के बाद ये स्टॉक काफी चर्चाओं में था। तो करेक्शंस पर स्टॉक को ऐड करते रहें, कभी भी स्टॉक में हल्की फुल्की करेक्शन है और ऐड करें। एक बार 230 के ऊपर के निकल के क्लोजिंग आएगी तब ये स्टॉक जो है अनचार्टेड टेरिटरी में एंट्री लेगा और खुले नीले आकाश में जाएगा। तो दीपांशु, फोर्टिस की बात हुई है, अभी प्री ओपनिंग सेशन आपका वो कुछ शुरू होता है
तो मेरा भी एक सवाल है अनिल जी से इंद्रप्रस्था मेडिकल पर, जब भी समय हो तो अनिल जी से गुजारिश है मेरे पास आए। जी जी बंसल जी पूछिए। देखिए अनिल जी, टेक्निकली आपने इसको भी पीछे रिकमेंड भी किया था, मैंने भी टेक्निकली बोला था स्टॉक उन स्तरों से ऊपर ही चल रहा है और ये स्टॉक जो है अनचार्टेड टेरिटरी में जाने की तैयारी कर रहा है। टेक्निकली तो स्टॉक 80, 85, 90 रुपए के भाव दिखा सकता है। बट अनिल जी, मैं इस कंपनी को फंडामेंटली पढ़ रहा था तो मैंने पाया कि भैया इसका अपोलो और दिल्ली सरकार का ज्वाइंट वेंचर है, ये प्रॉफिट नहीं देती है क्योंकि प्रॉफिट आता है दवाइयों से और डायग्नोस्टिक से। तो ये दोनों चीजें तो अपोलो ने एक अलग कंपनी में रखी हुई हैं और इस कंपनी के अंदर आते हैं सिर्फ कमरे और ऑपरेशन थिएटर, तो उससे प्रॉफिट नहीं आता है। तो इस पर अनिल जी मैं आपका व्यू चाहता था और ये चीज भी हाईलाइट करना चाह रहा था। टेक्निकली तो ये स्टॉक 80 रुपीज के लेवल भी तोड़ेगा, बट फंडामेंटली मुझे थोड़ा सा एक दिक्कत दिखती है इसके अंदर। नहीं, इसमें एक ही समस्या है कि इसमें दिल्ली सरकार की भी हिस्सेदारी और वो सरकार काफी लंबे समय से सोच विचार भी कर रही है। अपोलो हॉस्पिटल जो इनका एक और को प्रोमोटर है, उसने कई बार अपना इंटरेस्ट भी दिखाया है कि हम इस हॉस्पिटल को खरीदना चाहते हैं तो आपकी बची हुई हिस्सेदारी भी हमें बेच दें, तो हम प्रमोटर बनना चाहते हैं। तो जिस दिन ये होगा उस दिन इस स्टॉक का भाव आप कम से कम 150 से 200 रुपए देखेंगे, क्योंकि तब वैल्यू अनलॉकिंग होगी। और जिस पी मल्टीपल पर आप अपोलो हॉस्पिटल को ट्रेड करते हुए देखते हैं और इंद्रप्रस्थ मेडिकल उसी कंपनी में जाकर मर्ज हो जाए तो वो री रेटिंग और वो वैल्यूएशन उनके लिए मिलते हुए दिखेंगे। तो वो एक ट्रिगर है। अब कब होगा वो देखने वाली बात है, लेकिन वो जब भी होगा। फिलहाल एक जो चीज आपने कही कि भाई इनके पास जो कमाई है वो दवाओं की नहीं है, खाली कमरों की है। आपको पता है दिल्ली में आजकल कमरे कहाँ हैं, बिस्तर कहाँ है, मतलब हॉस्पिटल कहाँ है। तो जो कुछ कर रहे हैं उसमें भी पैसा तो बना ही रहे। हाँ, ये जरूर है कि अगर डायग्नोस्टिक और बाकी दवाओं को भी बेचकर बनाए तो ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि पीवीआर वाले टिकट तो बेचते ही है, साथ में पॉपकॉर्न समोसे बेचते हैं, उससे भी बड़ा पैसा बनता है, वैसा वाला हाल है। तो आगे पीछे होगा। बड़ा ट्रिगर तो यही है कि अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचे, अपोलो ग्रुप तो तैयार खड़ा है खरीदने के लिए, जब भी हो जैसे भी हो, तो वो ट्रिगर बड़ा होगा।